मिस्टर राहुल एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं जिनकी पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपए है। इनका सिविल स्कोर भी 800 से प्लस है। लेकिन जब वो होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका होम लोन रिजेक्ट हो जाता है। जब वो इसका कारण बैंक से पूछते हैं तो बैंक बताता है कि आपका 30 ईयर का टाइटल चेन नहीं क्लियर है। तो ये आखिर टाइटल चेन क्या होता है? अब बैंक 13 साल का ही टाइटल चेन क्यों चेक करता है? ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो का अंत तक करेंगे। दोस्तों, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो उस पर क्या होता है कि कुछ इक्विटी जो होता है वो बैंक का होता है और कुछ इक्विटी आपका होता है। शुरू में क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए होम लोन लेते हैं तो होम लोन पे क्या होता है 80 to 90% जो इक्विटी होता है वो बैंक का होता है, यानी जहाँ से आप लोन बोरो कर रहे हैं, जबकि 20% से लेकर 10% तक की इक्विटी जो लोन बोरो कर रहा है या कस्टमर का होता है। तो इस केस में जो बैंक का रिस्क होता है वो 90% या 80% ज़्यादा होता है वनस्पत आपके 10% और 20% में। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या बैंक आप जब भी आपको लोन देगी तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल चेन जरूर देखती है। टाइटल चेन इसलिए देखती है क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहाँ से ओरिजिन हुई है और उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे आई या किसने इसको सेल किया, परचेज किया, उसके बाद उनका नाम म्यूटेट हुआ कि नहीं हुआ। म्यूटेशन का मतलब है उनका नाम चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। इस तरह एक एक फ्लो बनता है। सपोज दें एक बहुत बड़ा भूमि का चंक है, मान लेते हैं ये भूमि पे आराजी नंबर 4 है। आराजी नंबर 4 में कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए ए है। इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो मान लेते हैं मोहन है। अब ये जरूरी है कि मोहन जो भी प्रॉपर्टी का ऑनर है वो अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जरूर म्यूटेशन करा ले, मतलब अपना नाम चढ़ा ले। अब सपोज करिए मोहन ने अपना नाम म्यूटेट करा लिया है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसने अपना नाम चढ़ा लिया, उसके बाद इसने क्या किया कि प्रॉपर्टी सोहन को बेच दिया, अपना एरिया सोहन को बेच दिया। अब सोहन ने क्या किया, फिर किसी राम को बेच दिया, फिर राम ने श्याम को बेच दिया, यानी ये टाइटल चेंज चलता आ रहा है। तो इसमें ज़रूरी है कि आपका मोहन के बाद सोहन ने यदि प्रॉपर्टी परचेस किया तो सोहन का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन हो, फिर सोहन के बाद राम का नाम म्यूटेशन में हो और उसके बाद श्याम का नाम आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो, यानी इन सभी का नाम बराबर से रेवेन्यू रिकॉर्ड में आना चाहिए। इसके अलावा बैंक ये भी देखता है कि मान लीजिए कि मोहन का जो एरिया था वो 1000 स्क्वायर फीट था, सोहन का भी एरिया 1000 स्क्वायर फीट था, यानी उनका जो भी क्षेत्रफल क्रय विक्रय किया गया है उस क्षेत्रफल का भी रिकॉर्ड उस तरह आपका स्टेप बाय स्टेप यानी टाइटल चेन में भी आना चाहिए, ताकि जो भी आपका लोन हो उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर हो। अब सपोज करें यहीं पे राम का जो नाम था उसने अपना नाम म्यूटेशन नहीं कराया, यानी म्यूटेट नहीं कराया, अपना नाम नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया और उसके बाद डायरेक्ट श्याम का रिकॉर्ड आ गया, यानी राम यहाँ पे स्किप हो गया। ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपका टाइटल चेन है वो क्लियर नहीं होगा। ऐसे केस में टाइटल चेन आपका नहीं क्लियर होता है तो बैंक आपको लोन क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है या डिनाई कर देता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि बैंक 30 ईयर का टाइटल चेन ही क्यों देखता है? क्यों नहीं वो 20 साल का देखता है, क्यों नहीं वो 10 साल का देखता है, क्यों नहीं वो 5 साल का देखता है? तो इसके पीछे एक रीज़न है हमारे संविधान का एक एक्ट। ये एक्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन एक्ट 1963। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन एक्ट 1963? यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर 12 साल तक लगातार और खुला कब्जा बनाए रखता है और इस अवधि के दौरान अपनी संपत्ति के लिए कोई दावा नहीं पेश करता है तो कब्जाधारी को उस संपत्ति का वैध मालिक मान लिया जाता है। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन एक्ट 1963 कहते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं इस एक्ट को। इस एक्ट में होता क्या है कि सपोज दैट कोई प्रॉपर्टी है,
अब उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी पर है नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस प्रॉपर्टी पर मकान बना के रहने लगता है, और मकान बनाने के साथ वो क्या करता है, 12 साल तक उस मकान पे रह रहा है, और जो उसका मूल ऑनर है वो 12 साल तक कोई भी एक्टिविटीज़ उस पर नहीं करता है, या कोई भी मुकदमा उस पर दायर नहीं करता है, ना ही उसको कोई चुनौती देता है। तो इस केस में क्या करता है, ये लॉ क्या करता है कि यदि 12 साल तक किसी व्यक्ति का किसी मकान पर कंटिन्यूअस, लगातार और एक तरह से हॉस्टाइल पोजीशन होना चाहिए, मतलब शत्रुतापूर्ण पोजीशन होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, उस व्यक्ति की हो जाएगी, ना कि जो उसका मूल ऑनर है उसकी होगी। यानी यदि आप किसी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, आप 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पे रहिए, उस पर अपना हक जमा लीजिए, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करिए, उस पर कोई भी एक्टिविटीज़ करिए जो कि लगातार 12 साल तक होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, लगातार 12 साल तक होना चाहिए, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण होना चाहिए। अगर ये मित्रतापूर्वक होगा तो वो एडवर्स पोजीशन में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि शॉप के जो ऑनर होते हैं वो 12 13 साल 14 साल रहते हैं, लेकिन वो हॉस्टाइल नहीं होता है, वो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस कंडीशन यही है कि यहाँ पे हॉस्टाइल होना चाहिए, शत्रुतापूर्वक होना चाहिए, और उसको चुनौती देता हो, वो उसको चुनौती देता हो। इसमें कुछ कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप। इसमें पहला है कि ये जो पोजीशन होना चाहिए ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस पोजीशन 12 ईयर बिना रुकावट के, और यह उसकी मालिक के अनुमति के बिना होनी चाहिए। दूसरा, ओपन एंड नोटोरियस पोजीशन, यह कब्जा स्पष्ट और सार्वजनिक होनी चाहिए, इसे छिपाकर या गुप्त रूप से नहीं होना चाहिए। एक्चुअल पोजीशन, इसका मतलब यह है कि कब्जाधारी संपत्ति का उपयोग कर रहा है, जैसे खेती, निर्माण व अन्य गतिविधि। हॉस्टाइल पोजीशन, कब्जा इस प्रकार होना चाहिए कि कब्जाधारी का असली मालिक के अधिकार को चुनौती दे रहा हो। पांचवा, नो लीगल क्लेम बाय ऑनर, 12 वर्षों के भीतर अगर असली मालिक उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं करता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यही एक एक्ट है जो क्या करता है कि किसी भी कब्जाधारी को उसका मालिकाना हक दिला देता है। यानी ये जो कब्जाधारी यानी किसी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं उसमें मालिकाना हक है, एक्चुअल है, हॉस्टाइल है, कंटिन्यूअस है, लगातार रह रहा है, और उसका जो मूल ऑनर है उस पर कोई क्लेम नहीं करता है, इस केस में वह संपत्ति उस कब्जाधारी का यानी जो पोजीशन में है उसका हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, जब ये 12 साल तक कंटिन्यूअस किसी की ऑनरशिप चली आ रही है तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, उत्तराधिकारी हो जाता है, उसके मूल ऑनर से उसका कोई भी रिश्ता खत्म हो जाता है यदि उस पर क्लेम न किया जाए। तो इसी को आधार बनाता है बैंक, इसी एक्ट को बैंक आधार बनाता है, और 1 ईयर एक्स्ट्रा ले लेता है वो टाइटल चेन को सर्च में, मतलब जो भी टाइटल चेन में है जो भी चीज़ें हैं उनको अधिक सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए जाने के लिए बैंक क्या करता है, एक ईयर एक्स्ट्रा लेता है और 30 ईयर का टाइटल चेन निकालता है। 30 ईयर का टाइटल चेन निकालने से क्या होता है कि उसका सारा जो भी लीगल चेन डॉक्यूमेंट होते हैं सारे कुछ क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें टेक्निकल लग रही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बैंक क्या करता है, एक्सपर्ट वकील का एक पैनल होता है, वो वकील क्या करते हैं, ये सब टाइटल चेन आपका 30 ईयर का टाइटल चेन खुद ही वो सर्च कर लेते हैं और सारा चीज़ निकाल लेते हैं। एक्चुअली टाइटल चेन में देखते हैं कि प्रॉपर्टी पे कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई उधारी या कोई ऋण या किसी तरह का कोई लोन तो नहीं चल रहा है। दूसरा उस पर एडवर्स पोजीशन यानी जो 12 साल का मैंने बताया कि 12 साल का उसका टाइटल चेन देखते हैं, यानी प्रॉपर्टी ए से लेके बी सी डी यानी जैसे भी प्रॉपर्टी का फ्लो जा रहा है वो प्रॉपर हो, प्रॉपर्टी के फ्लो में कहीं से भी कोई ब्रेक ना हुआ हो। कोई मान लो जो मैंने शुरू में बताया कि जो श्याम का नाम नहीं चढ़ा है, राम का मतलब जो भी नाम नहीं चढ़ा है, इस केस में क्या होता है आपका टाइटल ब्रेक हो जाता है, तो वहीं से आपका टाइटल चेन क्लियर नहीं होता। इस केस में आपका होम लोन क्या होता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रेफरेंस के लिए
आप ये दिमाग में रखिए कि एक ये भारत सरकार का एक लॉ है जिसके अंतर्गत क्या होता है 30 ईयर का टाइटल चेंज देखा जाता है। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मैं ऐसे ही फाइनेंस होम लोन की वीडियो लाता रहता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।